आप देखिए एक एक जिला में 1,97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। सोनभद्र जिला में हुआ है इन्वेस्टमेंट 1,97,000 करोड़ का। योगी जी ने अपने ऑफिशियली पेज पे डाला था और बहुत सारे मीडिया चैनलों में चला। बिहार में 97,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। IIM अहमदाबाद के एक निर्मल कुमार हैं जिनसे मोदी जी 3-4 बार मिले हुए हैं, 3-4 बार। उनके शादी में मोदी जी गए हैं, उनके शादी में APJ अब्दुल कलाम गए हैं। IIM अहमदाबाद में उन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का भाषण कराया और अहमदाबाद से नीतीश कुमार जी ने बोला कि आप आइए बिहार के लिए कुछ कीजिए। और जब बिहार में आए तो अधिकारी से मिले तो अधिकारी बोला कि मेरा कमीशन। हमारी पार्टी का एक्चुअल में सरकार यूपी में है, हमारी पार्टी का सरकार गुजरात में है, हमारी पार्टी का सरकार महाराष्ट्र में, हमारी पार्टी का सरकार MP में है, हमारी पार्टी का सरकार जो है वो राजस्थान में। 20 साल से क्या गठबंधन में है। गठबंधन में आपका नहीं चल रहा है? गठबंधन में बहुत सारी मजबूरियां होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी समय है, लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। नेता अपने अपने इलाकों में निकलने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या चलिए मुखिया का ही चुनाव आप ले लीजिए, चर्चाएं खूब होती हैं। और बिहार में जब राजनीति की बात हो तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो चर्चा में रहते ही हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी हो, नए नवेले प्रशांत किशोर हो। लेकिन एक नाम पिछले 1-2 सालों से चर्चा में जरूर रहता है, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप जी की। तो सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए कि देखिए मनीष कश्यप, क्योंकि जैसे ही लोगों ने सुना देखा अब सवालों का बौछार होगा आपके ऊपर। ये बताइए कि मनीष कश्यप 2025 में क्या करने वाले हैं? देखिए हम लोग तो YouTube से हम लोगों को नाम पहचान मिला, जो भी मिला YouTube का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें जो है दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो मैं पहले करता था वो मैं करता रहूँगा, जैसे YouTube के माध्यम से समाज को अवेयर करना, वीडियो बनाना, वो अभी भी मैं करूँगा। और अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे ढंग से करूँगा। बीच में थोड़ा सा एक गैप हुआ था और साथ ही साथ 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और सबको पता है कि मैं 2024 में जो है चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुझे भी है कि मैं विधानसभा में जाऊं, देखूं कि आखिर ये विधानसभा कौन सा अजूबा घर है जहां पे लोग आने के बाद अपना चाल चरित्र दोनों बदल देते हैं और उन्हीं के कारण जो है बिहार का विकास जो है अवरुद्ध हुआ है। एक समय बिहार जो है इस देश का नंबर 1 राज्य हुआ करता था आज़ादी के बाद, जब भारत की अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल था। अंग्रेजों ने पूरा अच्छे ढंग से जो है भारत को लूट लिया था। फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा सर्वे किया गया और उस समय भारत जो है नंबर 1 बिहार जो है नंबर 1 राज्य जो है भारत का था। आज जो है बिहार बर्बाद क्यों हो गया? तो उस अजूबा घर, वो जो बिहार विधानसभा है ना, उसमें हम भी जाना चाहते हैं। आप मान रहे हैं कि बिहार बर्बाद हो चुका है? आप क्या मान रहे हैं? आप बताइए बिहार किस क्षेत्र में आगे है? एजुकेशन के क्षेत्र में आगे है? नहीं है। आप बताइए हेल्थ के सेक्टर में आगे है? देखिए झूठ बोल दे कैमरा पे बैठ के अपने टिकट के चक्कर में, तो कहीं नहीं तो कहीं हम भी उन्हीं लोगों के जमात। सवाल इसलिए है कि आप अजूबा घर बोल रहे हैं, अजायब घर बोल रहे हैं, वहां आप जाएंगे, चलिए, लेकिन जिस पार्टी से, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आप बीजेपी में हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में हैं तो बीजेपी से ही टिकट की उम्मीद आपको होगी। सरकार बिहार में बीजेपी की है, लंबे समय से शासन में NDA है, तो फिर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार जो है यूपी में है। आप देखिए एक एक जिला में 1,97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। सोनभद्र जिला में हुआ है इन्वेस्टमेंट 1,97,000 करोड़ का। योगी जी ने अपने ऑफिशियली पेज पे डाला था और बहुत सारे मीडिया चैनलों में चला। बिहार में 97,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। सवाल फिर आप ही पे उठेंगे? नहीं, 2014 से 2025 डबल इंजन की सरकार, मेरे पे नहीं उठेंगे, बीजेपी पे उठेंगे, अधिकारियों पे उठेंगे जो अधिकारी बर्बाद करके रखे हैं। IIM अहमदाबाद के एक निर्मल कुमार हैं जिनसे मोदी जी 3-4 बार मिले हुए हैं, 3-4 बार। उनके शादी में मोदी जी गए हैं, उनके शादी में APJ अब्दुल कलाम गए हैं। IIM अहमदाबाद में उन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का भाषण कराया और अहमदाबाद से नीतीश कुमार जी ने बोला कि आप आइए बिहार के लिए कुछ कीजिए। और जब बिहार में आए
तो अधिकारी से मिले तो अधिकारी बोला कि मेरा कमीशन। उसके बाद से उससे नीचे वाले डेस्क पे भेज दिया उनको। उसके बाद से बोला कि उन्होंने, निर्मल भैया ने बोला क्या कि नहीं अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। वो चले गए गुजरात में, प्रोजेक्ट सबमिट किए सीएमओ को। उस समय नरेंद्र मोदी जी सीएम थे। उन्होंने बुलाया, जब फोन आया कि हाँ मैं सीएमओ से बोल रहा हूँ, मोदी जी से मिलने का समय जो है आपको ये दिया गया, तो इनको भरोसा तक नहीं हुआ। ये गए, मोदी जी ने इनसे सवाल पूछा, वेयर यू फ्रॉम? इन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम सीवान। तो उन्होंने बोला ओ साहबुद्दीन नहीं, तो इन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद से इनका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, वहाँ पे कंप्लीट हुआ, और वहाँ पे गुजरात में ये काम कर रहे हैं। महाराजगंज के रहने वाले हैं, सिवान महाराजगंज के महाराजगंज के रहने वाले, दिव्यांग हैं, IIM के हैं। बिहार में आए, यहाँ के अधिकारी लोगों ने नीतीश कुमार जी से मिलने तक नहीं दिया। अब बताइए, एक बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने मुझसे बताया, अब वो लोग बिजनेसमैन तो सामने आते नहीं हैं, उन्होंने बताया कि मैं 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आया था, बहुत दिन तक घूमा, घूमते घूमते मैं थक गया, और थक के जो है मैं चला गया, यहाँ से चला गया। फ्रांस का एक इन्वेस्टर आया था बिहार में, जिसको एक व्यक्ति ने लेके आया था। वो इन्वेस्टर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, फैक्ट्री खोलना चाहता था। यहाँ के अधिकारियों ने इतना टहलाया और नीतीश कुमार जी से नहीं मिलने दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दा को आप शुरू से भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि आप जिस पार्टी में हैं, वो पार्टी, कोई भी नेता है, जाहिर सी बात है कि उसकी सरकार है, उसके नेता हैं, तो वो अपनी सरकार की सराहना करेगा। लेकिन फिर मनीष कश्यप उसी पार्टी में है, लोगों को यही नहीं पता है। सुनिए ना, सच बोलूं, हमारी पार्टी का एक्चुअल में सरकार यूपी में है, हमारी पार्टी का सरकार गुजरात में है, हमारी पार्टी का सरकार महाराष्ट्र में, हमारी पार्टी का सरकार MP में है, हमारी पार्टी का सरकार जो है वो राजस्थान में। 20 साल से क्या गठबंधन में है? गठबंधन में आपका नहीं चल रहा है? गठबंधन में बहुत सारी मजबूरियां होती है, सबको पता है। सम्राट चौधरी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विजय सिन्हा हो, जो भी नेता आता है वो तो कहता है कि नीतीश कुमार के शासन में सुशासन है, सारी चीजें अच्छी हैं, बीजेपी जो है केंद्र सरकार जो है फंड कर रही है। अपना मानना है, बीजेपी केंद्र सरकार जो काम कर रही है बिहार में, कमाल की काम कर रही है। चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे हाईवे का कंडीशन ठीक करना हो, चाहे एक्सप्रेसवे देना हो, चाहे जो भी है। लेकिन गठबंधन में वो काम कहीं नहीं तो कहीं जो है वो गड़बड़ हो जाए। अच्छी बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन सुनिए, सबसे बड़ा रीजन, कुछ DM यहाँ पे बहुत ईमानदार हैं, कुछ जिला में हैं बहुत ईमानदार, निहायत ईमानदार, कुछ SP अच्छे हैं। ज्यादातर जो है सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे जनता आके पूछेगा नहीं 5 साल बाद, हम 5 साल बाद 2 जिला चलाएंगे, 3 साल यहाँ रहेंगे, 2 साल जो है दूसरे जिला में रहेंगे। आज के समय में जो ये IAS IPS जो है ना, वो बिहार को, सारे IAS IPS नहीं, बहुत सारे ईमानदार हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको संटिंग पोस्ट पे डाल दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे IAS IPS है ना जो बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। देखिए सवाल यही उठता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अमूमन लोगों के मन में आजकल ये हो गया है कि आप जिस पार्टी से हैं, अगर उसकी सरकार है तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है, इनडिसिप्लिनरी मामला हो जाएगा कि नहीं अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो अपनी पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमने क्या बोला कि हमारी पार्टी का जहां सरकार है, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी, मैं सराहना कर रहा हूँ कि ये अच्छी बात, अच्छी ये अगर आप बिहार में भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि चलिए जिस पार्टी में आप हैं। अगर दावोस इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ दावोस में, वहां पे महाराष्ट्र इन्वेस्टर लेके आया, देवेंद्र फडणवीस ने इन्वेस्टर लेके आया, वहाँ पे कर्नाटका लेके आया, तमिलनाडु लेके आया, आंध्र प्रदेश लेके आया, गुजरात लेके आया, UP लेके आया। दावोस के बारे में चर्चा हुआ बिहार के न्यूज चैनल पे कभी भी कि कहाँ है दावोस, कौन सा हाथी का नाम है, कौन सा प्रजाति का नाम है। बिहार में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बिहार में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हालांकि चिराग पासवान जी बोले हैं कि कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है बॉटलिंग प्लांट का जो है यहाँ पे आया है। इन्वेस्टमेंट लाना किसका काम है? इन्वेस्टर लाना जो है काम जो है सब प्राइमरी वर्क जो है यहाँ के बड़े अधिकारियों का होता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी क्यों निरंकुश हैं? क्यों नेताओं का उन पे नहीं चल पा रहा है, मंत्रियों का नहीं चल पा रहा है? उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है,
बहुत सारा रीजन है। और यहाँ के अधिकारी सच में निरंकुश हैं। बहुत सारे लोग अपना सिंगापुर में फ्लैट बनाने के चक्कर में, मलेशिया में फ्लैट बनाने के चक्कर में, एक अधिकारी हैं जिनके घर पे जो है कुत्ता का बाल काटने के लिए दिल्ली से जो है नाई आता है, और वो नाई 50,000 रुपया लेता है, आता है कुत्ता का बाल काटता है, होटल में रुकता है और फिर अगले दिन जो है वो फ्लाइट लेके जो है दिल्ली जाता है। यहाँ पे बिहार में ऐसे अधिकारी हैं। कुत्ता का बाल काटने के लिए 50,000 रुपए 50,000 रुपया फ्लाइट से आएगा, रुकेगा होटल में, अगले दिन कुत्ता का बाल काटेगा, फ्लाइट लेगा और जाएगा। यहाँ पे संजीव हंस के बारे में आपने सुना ना? बिल्कुल, हमने खबर भी से गुलाब यादव के साथ जो है मिलके जो है किस प्रकार से सिंडिकेट और मर्सिडीज कार 97 लाख का गिफ्ट लेके जो है कैसे बिजली विभाग में जो है फॉल्टी मीटर लगाए वो, जिससे जनता जो है त्रस्त हो गई। नीतीश कुमार जी को ये तो पता नहीं था ये चीज है, तो अधिकारियों को लग गया है यहाँ पे। जब तक देखिए इस प्रकार की सरकार रहेगी ना, खिचड़ी वाली सरकार, तब तक यही होगा। अब देखिए बिहार में जो बड़े नेता हैं वो सुबह गुलदस्ता लेके निकलते हैं और शाम तक 7-8 नेता के घर जाके गुलदस्ता देके आते हैं। सुबह गुलदस्ता लेके और 7-8 नेता, कभी भी किसी नेता को बताइए कि सुबह निकले हों और 7-8 इन्वेस्टर को गुलदस्ता देके जो है अगले दिन उनका इन्वेस्टमेंट बिहार में कराए हों, ऐसा कोई सीन। ब्रेकिंग न्यूज होता है कि आज फलानवा नेता चिलानवा नेता से क्यों मिला, ये सब चलता है बिहार में, जबकि ये चलना चाहिए। मान रहे हम कि मीडिया की भी जो जिम्मेदारी, गलती नहीं है, मीडिया की गलती। अरे नेता कर ही रहा है वही तो मीडिया दिखाएगा ना, वही नेता करे ना कि इन्वेस्टर से। देखिए जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, सरकार आपकी है, तो आप अपने, अगर आपको पता है कि 50,000 रुपया एक नाई लेता है किसी अधिकारी के कुत्ते के बाल को काटने के लिए, तो आप अपने बड़े नेताओं को ये जानकारी दे सकते हैं। बिंदे IGIMS के गलत तरीके से उनका जो है नियुक्ति हुआ है IGIMS में। मंत्री तो बीजेपी के ही कोटे, एकदम बिल्कुल, हमने वीडियो बनाया है, इतना बड़ा बनाया, आप जा भी सकते थे। हमने लेटर भी लिखा है, इतना बड़ा अस्पताल है, कार्रवाई हुई नहीं हुई, इतना बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर बिंदे जैसा आदमी गलत तरीके से नियुक्ति। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ही है कि मनीष कश्यप बीजेपी नेता है? मनीष कश्यप बीजेपी में है, लेकिन जहां बिहार में गड़बड़ी दिखेगा वहां तो बोलूंगा ना, नहीं बोलूंगा तो सुधार कैसे होगा? आप ही की सरकार है, आप ही के विभाग के, आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं है तो हम नाराज हैं। होना चाहिए एकदम वैसे आदमी पे कार्रवाई होना चाहिए। लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि जब कैंसर अस्पताल बन रहा था IGIMS में, उसका दीवार गिरा दिया सब। जब अस्पताल में करप्शन नामक जो है वो दिमक लग जाएगा तो मरीज का क्या इलाज कराएगा सब? दोषी कौन है? दोषी पूरा सिस्टम है। कौन सिस्टम को संचालित करते हैं? मंगल पांडे नहीं, सिस्टम को संचालित करते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर तो वही तो बच जाते हैं ना। ये आज के समय में एक यूट्यूब पे मैं बड़े अच्छे आदमी का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि आज के समय में डायरेक्ट जो है गाली सुनने का काम नेता लोग करते हैं, लेकिन लूटने का काम जो है ना अधिकारी करते हैं, और अधिकारी जो है व्हाइट कॉलर लेके जो है डायरेक्ट बच जाते हैं। चलिए भ्रष्टाचार पर फिर बात करेंगे। लगातार लोगों से हमारी बात होती है। मनीष कश्यप जब सन ऑफ बिहार के रूप में आप जब सामने आए, आपकी यूट्यूब वीडियो आने लगे, तब एक लोगों के मन में उम्मीद जगी थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, अनियमितता का मामला हो। मनीष कश्यप बेधड़क बेबाक होके वहां पर आवाज उठाते थे और लोगों को लगा कि चलो जो काम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो नहीं कर पा रहा है, जो नेता नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नहीं कर पा रही है, विपक्ष नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति आया और उसने लोगों की आंखों को खोला और कई जगह आपकी वजह से वहां पर असर भी हुआ। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि चलो कोई तो मिला हमें। फिर आप आ गए, फिर जाति वाला मामला आ गया, तो बहुत सारी चीजें आ गई। फिर हुआ कि नहीं तेजस्वी मैटर में जाति वाला मामला कभी नहीं आया। मुझे जाति के तराजू पे बिहार का कोई भी व्यक्ति नहीं तौला है, कोई भी व्यक्ति नहीं तौला है। चलिए अच्छी बात है। जब तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली, तब और आप आक्रामक हो गए और तब ये हुआ। नहीं, मैं पहले भी आक्रामक था। मैंने सबसे ज्यादा वीडियो जो है मैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय नहीं बनाया। सबसे ज्यादा वीडियो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी तब बनाए। 3 महीना तो हुआ ही था तेजस्वी यादव की सरकार आए हुए, और उस समय जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछा था नीतीश कुमार जी से, और एक सवाल तेजस्वी यादव जी से पूछ दिया था कि आप वहाँ पे बर्थडे मनाने गए थे MK स्टालिन के साथ 3 फरवरी को, आप हाल चाल काहे नहीं पूछ लिए बिहार के मजदूरों को?
तो आप युवा नेता अपने आप को कहते हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं, तो एक बार हाल चाल पूछ लेना चाहिए था। तो यही बात उनको इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने जो है बिना सबूत का, बिना किसी चीज़ का जो है हमारे ऊपर धड़ाधड़ 4 FIR बिहार में और 6 FIR तमिलनाडु में कराया। ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने तो इतना प्रताड़ना झेला है कि आधुनिक ज़माने में समझिए तो काला पानी का सज़ा मैं काट के जो है तमिलनाडु से आया हूँ। क्या क्या हुआ जेल में? देखिए, जेल का नियम एकदम अलग होता है। जेल में आपको जो है बेवजह परेशान नहीं किया जाता है। ना पटना में परेशान किया गया और ना ही तमिलनाडु में परेशान किया गया। लेकिन तमिलनाडु में मुझे एक सिंगल सेल में रख दिया गया था। वहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर, पंखा भी नहीं, और वहाँ पे आपको रखा जा रहा है। और पंखा है एक, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चल रहा है तो पंखा का हवा नहीं लग रहा है। वो नीचे तो आ ही नहीं रहा है उसका हवा, एकदम धीरे धीरे। ये क्यों मनीष कश्यप के साथ ये क्यों किया गया? पॉलिटिक्स की वजह से, या आपकी बातें लोगों को पसंद नहीं आई, क्या हुआ? पता नहीं किस वजह से मेरे साथ ऐसा किया गया, लेकिन परेशान तो मैं हुआ। उसके बाद से फिर हम पटना सिविल कोर्ट में जो है केस आया, स्पीड ट्रायल में तेजस्वी यादव जी डलवाएं। मर्डर केस स्पीड ट्रायल में नहीं रहेगा, रेप केस नहीं रहेगा, ड्रग्स का तस्करी का केस नहीं रहेगा, उड़ता पटना हो गया है, हर जगह जो है स्मैक मिल रहा है, वो सब का केस जो है स्पीड ट्रायल में नहीं रहेगा। मनीष कश्यप का स्पीड ट्रायल में डालो। फिर वो चारों केस में मैं बाइज्जत बरी हुआ। जो भी मतलब कोर्ट का प्रोसेस होता है, जो भी वो हुआ, 3 महीने के अंदर जो है वो 4 महीने के अंदर सारा केस में निर्णय आ गया और हम लोग जो है बाहर निकल गए ये सारी चीज़ों से। तो यानी कहीं नहीं तो कहीं मैं निर्दोष था। कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ निर्दोष है, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब जब मैं निर्दोष था तो सजा किस चीज़ का काटा, और जब सजा काटा तो किसने सजा दिलवाया, और जिसने सजा दिलवाया उसको तो बिहार के लोग जानते ही हैं कि किसने और क्यों मुझे फंसाया। मैं मजदूरों की बात करता हूँ। बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन जो है यादव जात के लोग करते हैं। एक आंकड़ा है, 14% जनसंख्या है यादवों की, 31 से 32% यादव बाहर जाते हैं, यानी अपने जनसंख्या से डबल बाहर जाते हैं। मुझे चेन्नई में एक यादव भाई मिले थे, राहुल यादव की क्या नाम था उनका, मैंने वीडियो भी बनाया था, जूस वाले थे। उन्होंने ऑफ कैमरा बोला था कि हम लोगों को लालू परिवार और तेजस्वी परिवार ने बर्बाद कर दिया। हम लोग समझते हैं कि वो हम लोगों को आबाद कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1990 के दशक में अगर बिहार में श्वेत क्रांति हो जाता, जैसे अमूल बना गुजरात में, श्वेत क्रांति हो जाता यहाँ पे बिहार में, तो कितने सारे यादव जो है अरबपति होते, करोड़पति होते। मवेशी तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास था ना, मवेशी उन्हीं के पास था, तो आज करोड़पति होते। आज जो है जैसे गुजरात के आनंद जो जिला है उसके आसपास के लोग ऑडी, BMW, फॉर्चूनर तो छोड़ ही दीजिए, ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से घूमते हैं आसपास के लोग। बिहार के लोग घूमते कि नहीं घूमते? तो ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियो के माध्यम से जब लोगों को समझाता था तो तेजस्वी को लगता था कि तो हमारा वोट बैंक भी जो है माई बाप वाला समीकरण भी बिगाड़ रहा है। यानी तेजस्वी ने आपको फंसाया। सबको पता है किसने फंसाया। चलिए फिर आएंगे इस पर। अब क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया, इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और बिहार में एक सेट फॉर्मूला है। सेट फॉर्मूला है, कास्ट का फॉर्मूला है, क्षेत्र का फॉर्मूला है, पार्टियों का अपना फॉर्मूला है। लेकिन इस बार थोड़ी चीज़ें अलग लग रही हैं क्योंकि एक नए फैक्टर आ गए हैं, प्रशांत किशोर भी। तो मनीष कश्यप, आप शुरू से बिहार को देख रहे हैं, बिहार के मुद्दों को आपने उठाया है। आप इस बार चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने ताल ठोका तब, हालांकि आपने चुनाव नहीं लड़ा। इस बार कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है? मनीष कश्यप क्या देख रहे हैं? बिहार में पहले नंबर पे जातिवाद हावी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वर्मा जी भी आ जाए, विष्णु जी भी आ जाए, महेश जी भी आ जाए, अल्लाह भी आ जाए, ईसा मसीह भी आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ पे जातिवाद सबसे पहला। जातिवाद, आप, मैं रुकूंगा, माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि जातिवाद हावी रहेगा। तो जातिवाद अगर हावी रहेगा तो फिर बिहार में तेजस्वी की सरकार हावी रहेगी। देखिए, आप अगर समीकरण वाइज भी अगर बात करेंगे तो 14%, 16%, और जो 16% मुस्लिम हैं उसमें से कुछ मुस्लिम जो है दूसरी पार्टियों को भी वोट देते हैं। जो 14% यादव है उसमें से कुछ यादव भी दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं। ऐसा नहीं है नहीं देते। लेकिन
जातिवाद जो है हावी रहता है। ऐसा नहीं है कि यादव जो है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को ही वोट देते हैं। आप अररिया में चले जाइए, वहाँ के यादव जो है तेजस्वी यादव को वोट नहीं देते हैं। आप किशनगंज में चले जाइए, वहाँ के यादव तेजस्वी यादव को वोट नहीं देते हैं। आप कटिहार में चले जाइए, वहाँ के यादव एक सिंगल यादव तेजस्वी यादव को वोट नहीं देता है। एक सिंगल यादव नहीं देता है तेजस्वी यादव को वोट। आप चले जाइए हमारे बेतिया के छावनी में चले जाइए, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, वहाँ के कोई यादव जो है तेजस्वी यादव को वोट नहीं देते। तो ये लोग यादव को समझते हैं कि हमारा वोट बैंक है, लेकिन यादव जो है वो देखता है कि हाँ हमें कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं वोट देना। हालांकि ज़्यादातर यादव लोग जो है तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, ये बात सही है। लेकिन उसमें पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर पलायन का दर्द झेल रहे हैं, जिनके क्षेत्र में दंगा हुआ है और प्रताड़ित हुए हैं ये लोग, वो लोग जो है तेजस्वी यादव को नहीं देते हैं। तो इस हिसाब से तेजस्वी यादव सीएम कभी बनेंगे ही नहीं। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अपना पदयात्रा किए हैं और उसके बाद से जो है अभी टेंट वेंट डाले हैं, अपना कार्यकर्ता को जो है सब समझा बुझा रहे हैं। और बीपीएससी प्रोटेस्ट में भी उनको के हाथ में कुछ लगा नहीं, हालांकि उससे थोड़ा बहुत नाम वाम हुआ उनका। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जो है एक बिजनेसमैन के तौर पे आए हैं, ये बात सच है, सबको पता है ये चीज़ है। अब इम्पैक्ट क्या डालेंगे 2024 में, तो ये जो चुनाव हुआ उपचुनाव, उस चुनाव में तो उन्होंने कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाला। अब 2025 में इम्पैक्ट क्या डालेंगे, इसके बारे में अगर जानना हो तो आपको मई जून के बाद जो है सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन अभी जो है उनका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि ये तो भाई बीजेपी के ही बी टीम है। देखिए, विपक्ष कहता है बीजेपी के बी टीम है। अभी बिहार में जो है बीजेपी और जदयू की सरकार है। अगर कोई भी मुद्दा पे वो बात कर रहे हैं तो बीजेपी और जदयू के खिलाफ ही बात कर रहे हैं ना। सरकार तो बीजेपी जदयू की ही है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 2025 में नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बनेंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर जी जो है शायद से आरजेडी के बी टीम हो सकते हैं, या आरजेडी की बी टीम, आरजेडी के बी टीम हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है एमके स्टालिन के लिए कैंपेनिंग किया है और एमके स्टालिन तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने नीतीश जी के लिए भी किया है, आपकी पार्टी के लिए भी। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले हमारी पार्टी के लिए किया, उसके बाद से जो है हम लोगों को छोड़ के जो है आरजेडी और नीतीश कुमार जी के लिए किया। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है 2015 का स्लोगन, ये चीज़ें। उसके बाद से 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से वो कभी बीजेपी के साथ नहीं आए। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए किया, तेजस्वी यादव के लिए किया, आरजेडी के लिए, जदयू के लिए किया, कांग्रेस के लिए किया, अखिलेश यादव के लिए किया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लिए किया, बीजेपी के लिए कभी नहीं किया। तो अगर ऐसे देखा जाए तो वो आरजेडी के बी टीम है। इसका सब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आरजेडी की बी टीम है। अभी प्रशांत किशोर के मोबाइल में जो है एमके स्टालिन का नंबर है। एमके स्टालिन के मोबाइल से बड़ी बात, तेजस्वी यादव का नंबर है, आपके मोबाइल में नहीं है। एमके स्टालिन का कहाँ से नंबर हो जाएगा, तेजस्वी यादव का कहाँ से नंबर हो जाएगा, ये चीज़ है। और प्रशांत किशोर एमके स्टालिन का बहुत अच्छा संबंध है और एमके स्टालिन तेजस्वी यादव का बहुत अच्छा संबंध है। तो दोस्त का दोस्त दोस्त फैक्टर होंगे कि नहीं, चलिए जीते, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ही बन जाएगी। अभी तो कोई फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वो जो 4 जगह पे चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट, और उसके बाद से एक जगह ये एमएलसी का भी जो चुनाव हुआ, वहाँ पे भी जो है उन्होंने कुछ खास नहीं किया। हालांकि दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे आरजेडी और चौथे नंबर पे वहाँ पे जदयू चली गई थी। ये बड़ी बात है दूसरे नंबर पे आ जाना, लेकिन वहाँ पे भी वो जीत नहीं पाए। वहाँ पे जो है जो जीता वो मतलब कि अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे वो जीता। उसका प्रशंसा होना चाहिए उस व्यक्ति का। उसने शिक्षा में जो भी गलतियां थी उसके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाया और वो जीते, ये चीज़ है। तो प्रशांत किशोर वर्तमान समय में जो है कोई इम्पैक्ट डालते हुए नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार जब पूरा चुनावी समर में कूद जाएगा, वो देखिए, एक पार्टी के नाते मैं बोलूं तो बोल दूंगा कि एकदम जीरो इम्पैक्ट है। लेकिन चुनावी समर में बिहार कब आएगा, जब बजट सत्र ये वो सब हो जाएगा, अप्रैल महीना खत्म हो जाएगा, तो मई से पूरी तरीके से चुनावी मोड में बिहार एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद से दिखेगा कि प्रशांत किशोर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। देखने वाली बात। बिहार में इस बार मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि 2020 का मैंने क्या बोला, पहला मुद्दा जातिवाद, पहला मुद्दा वो हावी रहेगा। दूसरा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन एक ऐसा मुद्दा रहेगा। देखिए, मजदूरों के लिए कोई बात नहीं करता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार मुद्दा रहता तो कई बार सरकार बदल गया रहता। भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा लेकिन इन सब चीज़ों के बाद रहेगा। आज देखिए हमारी ही सरकार है, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है हरियाणा में, और एक बुजुर्ग को जो है, जो वृद्धा पेंशन कहा जाता है, उनको 3,000 रुपया मिल रहा है। विधवा पेंशन जो है 3,000 रुपया मिल रहा है, और दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपया मिल रहा है। सरकार किसकी? हमारी बीजेपी की। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा जो है बिहार से अमीर राज्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पे विधवा को 3,000, वृद्धा को 3,000 और विकलांग को 3,000, दिव्यांग को 3,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। हमारी ही सरकार है बिहार में, नो डाउट 400 रुपया मिलता है। आज के समय में 400 रुपया में क्या होता है? 1990 से पहले से चला आ रहा है 400 रुपया। एक ये सारा ये मुद्दा होगा, ये फैक्टर होगा, ये मुद्दा होगा एकदम 100%। दिव्यांग लोगों से मैं कहीं भी मिलता हूँ, बोलते हैं लोग कि भैया हम लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, ये आपको छोड़ के। मैंने सैकड़ों वीडियो उनके लिए बनाए। वृद्धा पेंशन आप बढ़ाइए, बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा सड़क एक्सीडेंट में जो आपातकालीन मौत होती है किसी भी इसमें, या बिजली गिर जाता है, उस 4 लाख रुपया 1990 से मिल रहा है, उसको कम से कम 10 लाख रुपया किया जाना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में 10 लाख रुपया हो चुका है। %। दिव्यांग लोगों से मैं कहीं भी मिलता हूँ, बोलते हैं कि भैया हम लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, ये आपको छोड़ के। मैंने सैकड़ों वीडियो उनके लिए बनाए। वृद्धा पेंशन आप बढ़ाइए, बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा सड़क एक्सीडेंट में जो आपातकालीन मौत होती है किसी भी इसमें, या बिजली गिर जाता है, उस 4 लाख रुपया 1990 से मिल रहा है, उसको कम से कम 10 लाख रुपया किया जाना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में 10 लाख रुपया हो चुका है, ये चीज़ें। उसके अलावा जो हमारे मजदूर हैं, वो कभी बॉयलर फट जाता है तो 4 बिहार के मजदूर मर गए, ऐसा सुने होंगे आप लोगों के भी, न्यूज़ चैनल पे आते रहता है। चाहे बिहार में बॉयलर फटे, मुजफ्फरपुर में, चाहे गोपालगंज में, और चाहे गुजरात में फटे, और चाहे कर्नाटका में फटे, चाहे तमिलनाडु में फटे, मरता बिहार का मजदूर है। लेकिन वहीं अगर दूसरे राज्य का मजदूर मरता है तो उसको 25 लाख रुपया दिया जाता है मुआवजा के तौर पे, और बिहार का मजदूर मरता है तो कोई नहीं। तो बिहार के मजदूरों को आश्वस्त करना होगा कि अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना होता है तो तुम्हारे परिवार को हम 25 लाख रुपया मुआवजा देंगे। और बिहार के मजदूरों का पूरा डेटा जो है बिहार सरकार को रखना होगा कि कितने मजदूर गए, कितने मजदूर आए, तब ये सारी चीजें जो है अहम मुद्दा रहेंगे। तो ये मुद्दा अगर मनीष कश्यप को पता है तो जाहिर सी बात है कि जिन बड़े नेताओं के संपर्क में आप हैं बीजेपी में, उन लोगों को भी आप बताते होंगे। तो अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि जेडीयू के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं। और देखिए इस पे तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, मनीष कश्यप बोलते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कभी कभी बहुत सारी बातें जो है नीतीश कुमार के कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। यानी बीजेपी के नेता भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारी बातें, मैंने बोला नेता तो पहुंच ही जाते हैं, बहुत सारी बातें नहीं पहुंच पाती। नहीं, डरते नहीं है वो। 4-5 आईपीएस अधिकारी जो है घेर के रखते हैं, और 4-5 नेता लोग जो घेर के रखते हैं उनको, नीतीश कुमार जी को। आपकी यही बात समझ में नहीं आती है। आप बीजेपी में हैं, आपको चुनाव लड़ना है, और आप फिर नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अधिकारियों पर। तो डर नहीं लगता है कि टिकट कट जाएगा भाई, पार्टी से बाहर निकाले जा सकते हैं? पता है महाभारत में बिना आंख वाले धृतराष्ट्र थे, दोनों आंख से अंधे थे, सही में अंधे थे। उसके बाद से गंधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध लिया। मनीष कश्यप ने भी बांध लिया है क्या? नहीं, हम लोग नहीं बांध सकते हैं। हमारे पास आंख है, दिखेगा तो बोलेंगे, गलत होगा तो गलत बोलेंगे, सही होगा तो सही बोलेंगे। ये बात सत्य है कि कुछ अधिकारी नीतीश कुमार जी को हमेशा चारों तरफ से घेर के रखते हैं, और वो बातें पहुंचने नहीं देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। यही तो आप इसलिए नहीं पहुंचने देना चाहते हैं कि उन्हें पता है जैसे पहुंचेगा वैसे इन अधिकारियों का पोल पट्टी खुल जाएगा। क्या नीतीश कुमार ने आंख मूंद लिया है क्या? अगर उनके पास ये बातें पहुंचेंगी तो नीतीश कुमार एक्शन लेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि अभी देखिए, अभी बड़ा सवाल उठता है, कोई चाचा कह के उन्हें संबोधित कर रहा है, वो तंज होता है। प्रशांत किशोर उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य को लेकर हमलावर है, तेजस्वी यादव अब उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य को लेकर हमलावर है। बतौर मुख्यमंत्री आप कितना नंबर देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, एक व्यक्ति के नाते? और बिहार का आप मान रहे हैं कि उन्होंने विकास किया? बिहार का विकास उन्होंने 2005 से लेके 2012 तक किया।
जैसे उन्हें 12 के बाद पता चला 13 में कि नरेंद्र मोदी जी जो है बीजेपी के फेस हो सकते हैं, उसके बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का सेटिंग वेटिंग करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी निहायत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। पूरे भारत में एक अगर ईमानदार मुख्यमंत्रियों का अगर लिस्ट निकाला जाएगा तो उसमें नीतीश कुमार जी आएंगे, टॉप 3 में आएंगे, ये बात सही है। लेकिन नीतीश कुमार जी को अब छोड़ देना चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं? सम्राट जी कहते हैं कि 2025 में भी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि अरे हमारे तो वही नेता हैं बिहार में, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। तो मनीष कश्यप कैसे बोल रहे हैं भाई? सुनिए, मैं युवा हूँ, मेरा सोच जो है गलत हो सकता है, लेकिन मेरा सोच यही है कि नीतीश कुमार जी को अब जो है छोड़ देना चाहिए। तो छोड़, मेरा सोच किसी से कंपेयर मत कीजिए। उनका सोच सही हो सकता है, मेरा सोच गलत हो सकता है, लेकिन मेरा सोच यही है कि नीतीश कुमार जी को अब जो है छोड़ देना चाहिए। आप देखिए, उन्होंने महिलाओं पे जो कपड़े पे जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो आप गलत हैं। उनको वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने विधानसभा में कुछ बोला तो उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं आप। ये आप भी मान रहे हैं क्या कि मानसिक तौर पर बीमार? नहीं, हम मानसिक तौर पे बीमार नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। और वो मानसिक तौर पे बीमार हैं भी नहीं, ईमानदार नेता है। लेकिन वो जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं ना, उन लोगों का प्रभाव उन पे हो जा रहा है। अगर वो नहीं घिरे, जब नहीं घिरे थे तो आपने देखा कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। ये चीज़ें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब नीतीश कुमार जी को जो है किसी के हाथ में जो है बिहार की सत्ता जो है। तो वो हाथ कौन होगा? कोई भी हो सकता है। कौन है बताइए? 2005 के पहले किसी को चेहरा है? आपकी पार्टी में तो कोई चेहरा नहीं दिखा ना। हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग चेहरा, कौन लोग? हम क्या अलग नाम बताएं एक आदमी का, लेकिन चेहरा हमारे पार्टी में बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग हैं। ऐसा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई। ये हाँ, ये पार्टी का ओपिनियन। अच्छी बात है कि एक बिहारी के रूप में और एक मनीष कश्यप के रूप में, एक यूट्यूबर के रूप में ये ओपिनियन है कि अब जो है बस बहुत हुआ। चलिए इस पर फिर आएंगे, क्योंकि आपसे ऐसा नहीं है कि आज ही बात करके खत्म कर देना है। आगे भी आपके साथ इंटरव्यूज होते रहेंगे, क्योंकि इस बार बिहार का विधानसभा जो चुनाव है वो काफी टफ है। अभी मैंने बात करके ये मैंने जान लिया कि अभी भी वो है जज्बा, यानी भ्रष्टाचार दिखता है आपको, अनियमितताएं दिखती हैं, अफसरशाही आपको दिखता है, शिक्षा में जो चीज़ें दुरुस्त नहीं है वो आपको दिख रही हैं, अस्पतालों में जो असुविधाएं हैं वो भी आपको दिख रहा है। लेकिन जो धार मनीष कश्यप का पहले था 2024 से पहले, वो धार अब लोग कहीं ना कहीं उसे मिस करते हैं, और यही है कि आप पे सवाल भी उठता है, आप बखूबी जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे मानते नहीं आपकी वो धार अब नहीं है, वो धार। देखिए, कभी कभी धार में जो है कभी कभी वो कुछ लग जाता है तो उसको फिर धार कुंद हो गया है। नहीं, तो उसको फिर सान पे पिजा दिया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है सान पे पिजा दिया जाता है, तो फिर धार सही हो जाता है। तो ठीक है, हमें गलत दिखेगा तो हम गलत को गलत कहेंगे। शब्दों का चयन जो है अब थोड़ा सा पहले जैसा नहीं करता हूँ, तो लोगों को लगता है वो धार नहीं है। कोई मजबूरी तो नहीं है? नहीं, देखिए, जब आपको मास लेवल पे, बड़े लेवल पे लोग सुनना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमें बहुत सारे लोग मिले, मनीष जी रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन ये शब्दों का चयन जो है थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा। तो सबका ख्याल रखना है, सबकी बातों को सुनना है, तो इसलिए थोड़ा सा संयमित भाषा का उपयोग हम लोग अब करते हैं। धार वही है। और सारे लोग आपके जो फैंस हैं, आपके विरोधी भी बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई मनीष कश्यप पे बहुत सारे केस थे, मनीष कश्यप चुनाव लड़ने चले थे बेतिया में, दम ठोक दिया था, रोड शो वगैरह सब कुछ कर रहे थे, कुछ बीजेपी से सेटिंग हो गई, वो बैठ गए। ये बहुत सवाल उठता है, ये आपके पास भी ये बातें पहुंची होंगी, क्यों बैठे? इस सवाल का जवाब जो है अच्छे ढंग से मनोज तिवारी और संजय जायसवाल जी दे सकते हैं। मनीष कश्यप क्यों नहीं दे सकते? मैंने तो अनेकों चैनलों पे, अनेकों वीडियो में मैंने हमारे सामने देते आपके चैनल पे मैं दिल्ली में बैठ के दिया हूँ मैंने इस साल पटना में दे दी थी। देखिए, कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं हुआ। मुझे मनोज भैया का फ़ोन आया और भी बहुत सारे जगहों से फ़ोन आया मुझे, और मुझे बोला गया कि आपके वजह से जो है चंपारण में थोड़ा सा माहौल इधर उधर हो रहा है, एक सीट के वजह से जो है हमारा 7 से 8 सीट गड़बड़ हो रहा है। बाकायदा मनोज तिवारी भैया का ये स्टेटमेंट जो है मीडिया में भी है कि मनीष कश्यप की वजह से 7 से 8 सीट पे प्रभाव पड़ रहा था। तो मनोज भैया ने बोला क्या कि देख लीजिए कि एक सीट आप जीतिएगा या जो भी होगा, लेकिन 7 से 8 सीट हमें
लॉस हो रहा है। और मैं तो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, और भी बहुत सारा इमोशनल बातें, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि अगर मैं इन लोगों का बातें नहीं मानता हूँ तो लोग बोलेंगे कि बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी है, एटीट्यूड में रहता है, ईगो में रहता है, अकड़ में रहता है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि इन लोगों की बातें, मेरा बुद्धि विवेक कहा उस समय कि मुझे इन लोगों की बातें मान लेनी चाहिए, और मैं उन लोगों की नहीं लगा कि ये जो आपने बात मानी उसकी वजह से जो एक मनीष कश्यप का जो पूरे देश में एक ऑरा बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई? देखिए, मैंने त्याग किया, और जब आप त्याग करते हैं तो आपको पर्सनल लेवल पे नुकसान होता ही है। किसी को भी आप त्याग कीजिएगा अपने परिवार के लिए कि 4 कट्ठा जमीन भाई ये रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने त्याग किया, लेकिन जब आप त्याग करते हैं तो आगे कुछ ना कुछ जो है सुनहरा भविष्य जो है आपके सामने आता ही आता है। तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं मनीष हम बिल्कुल 100%। मुद्दे क्या? देखिए, हम जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, वहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और करप्शन पे काम करेंगे, और उसके बाद से मैं बाढ़ प्रभावित। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन, अफसरशाही जब सवाल अब आप उठाएंगे, चलिए एक पर्टिकुलर विधानसभा के लिए, तो जो मनीष कश्यप ऐसा नहीं कि एक कोई विधायक का उम्मीदवार है, मनीष कश्यप का नाम है, मनीष कश्यप को लोग जानते हैं पूरे देश दुनिया में। तो अगर आप वहां कोई भी बात बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस बात को विपक्ष कैच करेगा, आपको भी ये पता है। जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सवाल उठाएंगे, भ्रष्टाचार, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, अफसरशाही, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातों को कोट करके सरकार को घेरने की कोशिश। आपने इसका दूसरा पहलू ले लिया। मैं पहला पहलू बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरे ब्लॉक में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा हो, उसको वहाँ से हटाएंगे, नया अधिकारी को बैठाएंगे, नया अधिकारी आएगा, बढ़िया काम करेगा। हमारे यहाँ का स्कूल का कंडीशन जर्जर हो, उसको ठीक कराएंगे, नया बनवाएंगे, अच्छे ढंग से बनवाएंगे। हमारे यहाँ अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, वहाँ अस्पतालों में इलाज होने लगेगा, मरीजों का भीड़ होगा, और मरीज खुदे कहेंगे कि हाँ यहाँ पे इलाज बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट जो है आसपास के विधानसभा में होगा कि अरे उसके विधानसभा में अच्छा काम हो रहा है तो हमें भी अच्छा काम करना होगा। फिर धीरे धीरे ये पूरे बिहार में इम्पैक्ट होगा कि एक विधानसभा में अगर इतना अच्छा काम हो सकता है तो पूरे बिहार में क्यों नहीं। जयराम महतो से कितने प्रभावित है? देखिए, वो आपसे प्रभावित है? जयराम महतो मतलब झारखंड के हैं। चुनाव में जो भी है उनका और मेरा जो है वो द्वंद्व युद्ध जो भी है चुनाव में चला, लेकिन वो झारखंड की बात करते हैं, ये बात सही है, और उन्होंने चुनाव में हमारी पार्टी को डेंट दिया, ये भी बात सही है। तो चुनाव से पहले जयराम महतो मेरे ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाए, मेरे ऊपर बहुत सारा कटाक्ष किए, बहुत सारा, लेकिन वो झारखंड की बात करते हैं नहीं, वो झारखंड की बात करते हैं, इस चीज का अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन दूसरे राज्य के खिलाफ बोलते हैं, इस चीज से मैं नाराज रहता हूं। ये चीज है। सरकार बिहार में 25 में किसकी बनेगी? और 32 का खतियान की मांग करते हैं, 1932 का खतियान का, उसका मैं विरोधी हूं। 1932 का खतियान, जयराम के विरोधी नहीं है। बाकी मैं जयराम झारखंड के हैं, मैं यहाँ का हूं, तो मैं बेवजह क्यों मतलब कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी करूं। 25 इसमें क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? 25 में सरकार जो है वो एनडीए की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, जातीय समीकरण में अगर देखेंगे तो तेजस्वी भारी पड़ जाएंगे। कैसे समीकरण में कैसे तेजस्वी भारी पड़ जाएंगे? आपको मैंने बताया ना, पूरा समीकरण बताया। किसी भी हाल में जातीय समीकरण में देखिए, जात तो बिहार में रहेगा, एकदम 100% रहेगा। जात है जो जाएगा नहीं बिहार से वर्तमान समय में, ये चीज है। लेकिन इस बार जो है 100% जो है वो एनडीए बीजेपी की सरकार बनेगी, और मेरा सोच है, मेरा पर्सनल सोच है कि बीजेपी का सीएम बनना। इसलिए कह रहा हूं कि 2020 में मैंने बिहार के जो 243 विधानसभा सीट है ज्यादातर को कवर किया था। तेजस्वी यादव का ऑरा देखने को मिला था। यूथ जो है किसी भी जाति का हो उसने कनेक्ट किया था, और टफ फाइट उन्होंने दिया था, सरकार में आते आते रह गए थे। तो नहीं लग रहा है कि अब तो और थोड़े परिपक्व हो गए हैं? अब तो खाली विदेश घूमते हैं, लंदन में जाके रील बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके रील बनाते हैं, अंबानी के आगे जाके मस्तक हो जाते हैं, और मोदी जी को गरियाते हैं अंबानी अडानी अंबानी अडानी, और खुदे अंबानी के शादी में पूरा परिवार के साथ चले जाते हैं। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है बिहार में डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो तेजस्वी चुप नहीं बैठेगा।
बाकी दूसरा कोई बिहार में नहीं है। आपने कभी बोला है कि यादवों के साथ कुछ हुआ? कितनी सीटें इस बार आरजेडी को मिली? सुनिए ना, तेजस्वी यादव बोले हैं कि किशनगंज में जाके कि अगर किशनगंज में यादवों के साथ कुछ भी हुआ तो तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा कभी बोले हैं? अररिया में जाके बोले हैं कि अगर अररिया में यादवों के साथ कुछ हुआ तो तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठेंगे। कटिहार में जाके बोले हैं तेजस्वी यादव कि कटिहार में यादवों के साथ कुछ हुआ तो तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठेंगे। वहाँ पे बांग्लादेशी आ रहे हैं, यादवों के ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, यादव के लड़कियों के साथ लव जिहाद, यादव ही नहीं हर एक जाति के लड़कियों के साथ, जिसमें यादव भी हैं वहाँ पे, तो वो भी परेशान हो रहे हैं। अब जाइए कटिहार में, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कटिहार नहीं जाते हैं, किशनगंज नहीं जाते हैं, अररिया नहीं जाते हैं, हम कंटिन्यूअस जाते हैं। जेल जाने से पहले किशनगंज, कटिहार, जेल से निकलने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही मैं अररिया से आया हूँ। इन 3 जिला में क्यों नहीं जाते? इन 3 जिला में जाके और यादव भाई लोगों का कंडीशन आप दिखा दीजिए। यादव भाई एक भी वोट तेजस्वी यादव को नहीं देंगे। इस बार क्या रहेगा आरजेडी का? आरजेडी वहीं 60 से नीचे रहेगी, 60 से नीचे आ जाएगी। एकदम 60 से नीचे आ जाएगी। सरकार अगर मान लीजिए आपकी बन जाती है, एनडीए की सरकार, इस बार क्या नए स्वरूप में देखने को मिलेगा? क्या कुछ नयापन चाहिए? एकदम हम चाहते हैं, मेरा दिल्ली इच्छा है कि बीजेपी का सीएम बने, मेरा दिल्ली इच्छा है। इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते? पुल बोले थे गिरा था कि नहीं? सरकार बोले थे गिरा था कि नहीं? गिरा था ना। तो कुछ चीजें हैं, कभी कभी सही हो जाता है, कभी ऐसा लग रहा है कि अगर सीएम आपका होगा बिहार में तो दिल्ली में फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं दिक्कत नहीं होगा, नीतीश जी के ही तो सहारे सरकार नहीं होगा। मतलब मेरा अपना मानना है, जदयू वाले तो कहते ही हैं कि नीतीश कुमार जी सीएम बने, सीएम बने। जदयू वाले से जाके पूछिए, वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहेंगे। भाजपा वाले काहे नहीं अपना सीएम का बात कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते हैं? काहे नहीं? नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है सीएम बनाए थे 2005 में, सबसे पहले 2001। अब तो आप लोग उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। 2000 में बनाए थे, उसके बाद से 2005 में तो अटल बिहारी वाजपेयी, तो 2005 से 2025 तक हमने देखा ना कि नीतीश जी सीएम है, नीतीश जी सीएम है, नीतीश जी सीएम। हम भाजपा के कार्यकर्ता अगर हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम बोले कि हमारी पार्टी का सीएम बने। अगर मनीष कश्यप को टिकट मिलता है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जीत मिलती है, अगर आप मंत्री या कुछ जिम्मेदार आपको पद पदवी मिलती है, तो मनीष कश्यप की जिम्मेदारी क्या होगी? क्या कुछ आप करने वाले हैं? देखिए, मैं अभी इतना दूर का नहीं सोचा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने का सोचा हूँ और जीतने के लिए। मैंने इसलिए कहा कि कई लोग कहते हैं कि भाई मनीष कश्यप तो यहाँ तक सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। नहीं, ऐसा कभी मैंने अपने फेसबुक पे या कहीं सोशल साइट पे या कहीं मीडिया में ऐसा नहीं बोला हूँ कहीं। हालांकि मैं जेल गया था, उस समय लाखों लोग ये कमेंट करते थे ये चीज़ें, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है, विधानसभा में जाना है, और जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा मैं उस विधानसभा की बात करूंगा विधानसभा में जाके, और वहाँ पे जो भी गलतियाँ होगा उसे अपने लेवल पे सुधार करवा के जो है, और एक अच्छा विधानसभा, उस क्षेत्र को अच्छा विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। मेरा ये सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और हमारी भी भाई कामना है कि आप यूथ हैं और सभी की अपनी इच्छाएं होती हैं, आप भी चुनाव लड़ें, आप भी जीतें। लेकिन एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप की धार भले ही थोड़ी मंद पड़ गई है, लेकिन सब मंद नहीं पड़ी है। मैंने खुल के सारे सवाल जवाब दिया है, और पहली बार जो है मैं मतलब कि चुनाव पे जो है इस प्रकार से खुल के जवाब दिया है। धार मंद नहीं पड़ा है, तरीका अलग हो गया है। चलिए, धार का जो तरीका है वो अलग पड़ गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो जो तय फॉर्मूला है उससे थोड़ा अलग होने वाला है, और इसमें मनीष कश्यप की भी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता खुद को कैसे तैयार करती है और इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही इसकी नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।